Hello everyone. I hope all of you are doing great. आज से हम बिगिन करने वाले हैं knowing about the public finance. Public finance क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? आपको पता ही होगा कि बजट आने वाला है, ऑलराइट? तो उसमें आपको पब्लिक फाइनेंस इसका टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और वो हेल्प करेगा. इसमें मैंने कवर किया है बजट, डेटा इन बजट, डेवलपमेंटल एंड नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेफिसिट फाइनेंसिंग, फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट. ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से. हम आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम. फर्स्ट थिंग, पब्लिक फाइनेंस एग्जैक्टली होता क्या है? पब्लिक फाइनेंस इज कनेक्टेड विथ व्हाट? विथ पब्लिक मनी. पब्लिक मनी मतलब क्या? आपकी पैसा, मेरा पैसा, ओके, ओवरऑल जो पैसा रहता है ना, मनी जनरेटेड, वो गवर्नमेंट क्या करेगी? बोरो करेगी या वो स्पेंड करेगी. ये सारा पब्लिक फाइनेंस में कवर किया जाता है. देखिए यहाँ पर कनेक्टेड विथ पब्लिक मनी, अ गवर्नमेंट इट कैन स्पेंड, बोरो, इट कैन लेंड, इट कैन रेज और प्रिंट द करेंसी. अर्थशास्त्र जो एंशिएंट बुक में है ना, उसमें बाय कौटिल्य लिखा गया है अबाउट व्हाट? अबाउट रेवेन्यू, अकाउंट एंड ऑडिट. तो तब से स्टार्टेड था, एंशिएंट हिस्ट्री से. बजट एग्जैक्टली होता क्या है? पब्लिक फाइनेंस अगर आप कर रहे हो तो बजट के बारे में आपको पता होना चाहिए. अगर आप अपने लाइफ में मनी के रिलेटेड प्लानिंग नहीं करते तो आप क्या हो जाओगे? आप फेल हो जाओगे. सेम वे अगर इकोनॉमी भी प्लानिंग नहीं करती तो वो आगे चल के फेलियर की तरफ बढ़ती है. बजट आर्टिकल 112 में मेंशन्ड है एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. मतलब बजट एग्जैक्ट वर्ड नहीं है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे मेंशन किया गया है. बजट को फ्रेंच वर्ड बैगेट करके बोला गया है. इसका मतलब क्या है पता है? लेदर बैग. तो आपको क्या देखने को मिलेगा? जो फाइनेंस मिनिस्टर रहते हैं ना, वो लेदर बैग कैरी करते हैं. ओके, बट आगे चल के इसमें इम्प्रोवाइजेशन हो गया कि कैसे कैरी करना है, कैसे पॉलिसीज बनाने हैं. तो ये डेट बैक्स टू फ्रेंच वाला जो गवर्नमेंट है वो यूज किया गया. एक्चुअल डेटा यहाँ पर प्रेजेंट किया जाता है. कौन सा वाला एक्चुअल डेटा? प्रीवियस ईयर. तो अभी क्या चल रहा है? 2023. तो प्रीवियस ईयर कौन सा था? 2022. तो उसका डेटा एक्चुअल डेटा जो है ना वो आ जाएगा 2022. प्रोविजनल डेटा ऑफ द प्रेजेंट ईयर. अभी का डेटा कौन सा? प्रोविजनल एस्टिमेट्स. प्रोविजनल डेटा ऑफ द प्रेजेंट ईयर, इसे देखिए नाम क्या दिया गया है? प्रोविजनल एस्टिमेट, PE. बजटरी एस्टिमेट ऑफ द फॉलोइंग ईयर. बजटरी एस्टिमेट मतलब आगे वाले ईयर का बजटरी एस्टिमेट ये भी दिया जाता है. तो जब अभी बजट प्रेजेंट होगा ना तो आपको देखना है एक्चुअल डेटा क्या दिया गया है, पिछले साल कैसा इकोनॉमी था, वो कैसे फ्लरिश कर रहा था, इस बार क्या होने वाला है, अगले बार क्या एस्टिमेशन है. ओके, देयर आर अदर काइंड ऑफ डेटा टू. देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? डे टू डे गवर्नमेंट इकोनॉमिक लिटरेचर में ये यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल रिवाइज्ड एस्टिमेट. देखिए ये सारे जो एस्टिमेट है ना, ये इंटरम है. ओके, ये उस वक्त के लिए आप बता सकते हो कि हाँ मुझे ये वाला बताओ डेटा. रिवाइज्ड एस्टिमेट मतलब क्या? कि मुझे क्विक एस्टिमेट दे दो. ऑलराइट, मुझे रिवाइज करके बता दो कि ये जो डेटा है ये रियल है या इसके अलावा और कुछ ऐड होने वाला है, ये रिवाइज करके बताओ. क्विक एस्टिमेट इज द फॉर्म ऑफ रिवाइज एस्टिमेट. तुरंत जवाब दो. एडवांस एस्टिमेट इज व्हाट? कि डेटा अभी तक कलेक्ट भी नहीं हुआ है पर उससे पहले आप बोल रहे हो कि एडवांस में बता दो कि क्या चांसेस है. तो ये जो है ना, इस आर फॉर्म्स ऑफ रिवाइज एस्टिमेट. ये किस में यूज किया जाता है? डे टू डे गवर्नमेंट इकोनॉमिक लिटरेचर में यूज किया जाता है. इंपॉर्टेंट क्या है? देखिए हमारे पहले यूज किया जाता था बजट में डेवलपमेंटल एंड नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर. इसका मतलब क्या है? जो भी एक्सपेंडिचर मतलब क्या? सिंपल, खर्चा. ओके, मैं एग्जांपल लेती हूँ हमारे लाइफ से. हमारा लाइफ में क्या होता है? हमारे मॉम डैड जो है वो मनी अर्न करते हैं.
बराबर। मनी अर्न करने के बाद खर्चा भी करना पड़ता है। अगर वो खर्चा करते हैं किसी चीज में जो आगे जाकर काम आने वाली है, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कोई आपके लिए अगर समझो कुछ लेकर रखा है जो आप 10 साल बाद या 20 साल बाद उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई स्कीम, ओके, या आपकी सेविंग अकाउंट ऐसे जो आप 10 साल बाद 20 साल बाद भी उसे यूज कर सकोगे, ओके। तो ये क्या होता है, ये काइंड ऑफ डेवलपमेंट के लिए आपके हेल्प करता है। सेम वे जो सरकार रहती है ना, वो भी सोचती है कि किस चीज से आगे चल के जनरेशन को फायदा होगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से फायदा होता है। ऐसे और सारी चीजें हैं जैसे स्कीम्स, वेलफेयर स्कीम्स, जिसके लिए लोग जो है वो डेवलपमेंटल पार्ट में उसे गिनते हैं, ओके। बट नॉन डेवलपमेंटल में क्या गिनते हैं? ऐसी चीजें जिसे बस खर्चा हो रहा है, उससे डेवलपमेंट कुछ हो रहा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देश का डेवलपमेंट नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर डेवलपमेंटल प्रोडक्टिव नेचर के होते हैं, इन्वेस्टमेंट, डैम्स, ब्रिजेस जो रहते हैं वो रहते हैं। इवन हमारे लाइफ में क्या है कि इन्वेस्टमेंट कर दिया तो वो हमारे लिए भले वाली बात हुई, बट डैम्स, ब्रिजेस, रोड्स, ओके, इंस्टीट्यूशंस, ये जो सारे होते हैं ना, ये हेल्पफुल है, हाई स्कूल, कॉलेजेस। बट नॉन डेवलपमेंटल में क्या है, अगर ये इंस्टीट्यूट बनाए तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आ जाएंगे, तो उनकी सैलरी पर खर्चा करना। डिफेंस सिस्टम आया तो वो सारे आर्मी है, नेवी है या सेलर है, तो उनको क्या देना है, उनकी सैलरी देना है, मेंटेनेंस का वर्क, ऑलराइट। तो ये नॉन डेवलपमेंटल में, ठीक है। डेवलपमेंटल प्रोडक्टिव नेचर के होते हैं, नॉन डेवलपमेंटल कंजम्पटिव नेचर के होते हैं, बार लगता है, ओके। तो पैसे है ना, इसमें ज्यादा खर्चा होता जाता है, डेवलपमेंटल में थोड़ा कम होते जाता है, फिर ये इफेक्ट करता है। बाद में चल के इन लोगों ने ये चेंज किया, ये जो था ना डेवलपमेंटल एंड नॉन डेवलपमेंटल टाइप एक्सपेंडिचर जो बजट में यूज किया जाता था, वो चेंज किया इनटू प्लान एंड नॉन प्लान। कब से? 1987-88। किसने ये सजेस्ट किया? सुकोमोई कमेटी। नाउ प्लान एक्सपेंडिचर ये एसेट क्रिएटिंग होते हैं, एंड नॉन प्लान जो रहते हैं वो नॉन प्रोडक्टिव रहते हैं। जैसे डेवलपमेंटल और ये नॉन डेवलपमेंटल का था ना, वैसे ही, बट इसमें आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी कि आप एग्जैक्टली खर्चा कैसे कैसे कर रहे हो। और ये किसको सौंप दिया गया? ये सौंप दिया गया टू प्लानिंग कमीशन। ऑलराइट, नाउ यहाँ पर ये दोनों है, ओके, प्लान एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान। इसमें ये इशू क्या होता था पता है, कि अगर समझो नॉन प्लान के लिए कोई पैसा जो है वो रखा हुआ है, ओके, किसी चीज का, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर का मेंटेनेंस का खर्चा होगा या ऐसे कुछ, वो निकाल के रखा है, ऑलराइट, बट वो उस चीज के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ऑलराइट, इंस्टीट्यूशन के लिए या कोई गवर्नमेंटल बिल्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो वो प्लान में होना चाहिए एंड नॉट इन नॉन प्लान। तो ये एक है ना डिफरेंस क्रिएट होता था। और एक था इसमें ना एक इशू रेज होता था, ये जो प्रेजेंट करने वाले थे ना, वो कौन होते थे? वो होते थे फिनेंस मिनिस्ट्री, और ये जो इम्प्लीमेंट करने वाले थे ना, वो थे प्लानिंग कमीशन। तो एक देखने को मिलता था इनमें कॉन्फ्लिक्ट, ओके, कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता था कि इम्प्लीमेंट कोई और कर रहा है, तो आप पावर दे दो, कि फिनेंस मिनिस्ट्री को पावर दे दो कि वो जो ये कर रही है, ये डिजाइन कर रही है, तो डेफिनेटली उनको एग्जीक्यूट करने का भी चांस दे दो। आगे चल के आपको देखने को मिलता है प्लानिंग कमीशन को निकालकर नीति आयोग लाया गया। नीति आयोग ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्वेश्चन प्रीलिम में इसमें से ज्यादा आता है, ओके। फर्स्ट, ये कब से आया है? ये आया है 2011 से। कैपिटल एंड रेवेन्यू, पहली बात कैपिटल, जैसे
प्रोडक्टिव एसेट रहते हैं ना, इन केस ऑफ डेवलपमेंटल, इन केस ऑफ प्लान, सेम वे कैपिटल जो है ना वो प्रोडक्टिव ज्यादा रहता है, प्रोडक्टिव ज्यादा रहता है। रेवेन्यू भी प्रोडक्टिव ही है, इसमें मनी जनरेशन इज इक्वल टू रेवेन्यू, मनी जनरेशन इज इक्वल टू रेवेन्यू। पर हम अभी देखेंगे दो टाइप, इसमें दो टाइप, एक होता है रिसीट, दूसरा होता है एक्सपेंडिचर। नाउ दिस वाज सजेस्टेड बाय डॉक्टर सी रंगराजन, चेयरमैन एंड ऑफ व्हाट, पीएम इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। ओके, तो ये इनके चेयरमैन थे और ये 2011 में इन्होंने बोला आप एक काम कीजिए, लिंक कर दीजिए वो जो टर्म था ना प्लान एंड नॉन प्लान, लिंक कर दीजिए एक्सपेंडिचर टू आउटकम। ओके, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे यूज करना स्टार्ट कीजिए, एंड जो भी आप खर्चा करोगे ना उसका आउटपुट एंड आउटकम बजट ऐसे भी स्टार्ट कर दीजिए इसको रेफर करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर समझो एक इंस्टीट्यूशन बांधा है गवर्नमेंट ने उसको लॉन्च कर दिया, ये हमने बांधा है, बट ये हुआ आउटपुट, इंस्टीट्यूशन बांध दिया, उसका आउटकम क्या है, क्या इससे फायदा हुआ है, या वो बस बांध कर वैसे ही रखा गया है। आपको पता होना चाहिए ना कि आउटकम एग्जैक्टली क्या है, कि हमने इतना खर्चा किया है, ये इंस्टीट्यूशन हमारे कोई काम का है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, हमने स्कूल बांध दिया, वहां पर स्टूडेंट्स जा रहे हैं या नहीं, अगर जा रहे हैं तो कितना है, एनरोलमेंट रेशियो क्या है, आउटकम। फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल, अगर कई जगह पर आपने हॉस्पिटल बांध दिया और हॉस्पिटल का आउटकम एग्जैक्टली कितना है, वो प्रॉपरली वहां पर मेंटेन है या नहीं, तो ये ध्यान देने की जरूरत है इन दिस केस। ऐसे ये बोल रहे थे डॉक्टर सी रंगराजन। नाउ एक्सपेंडिचर जो है यहां पर इट शुड बी व्हाट, इट शुड बी मैनेजमेंट अप्रोच बेस्ड ऑन द मेजरेबल आउटकम। जैसे कि मैंने बोला कि कुछ भी आप कर रहे हो उसको मेजर करते जाओ कि ये जो है आउटपुट हम बना रहे हैं वो आउटकम उसका क्या है। Responsibility should be assigned to the finance ministry. Output and outcome budgeting was introduced by the government from budget 2005 and 2006 and अभी भी वो गवर्नमेंट जो है ना वो देखती है, वो अपने सारे प्रोग्राम्स को री-इवैल्यूएट करती रहती है। ओके, इवैल्यूएशन मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल आपने टेस्ट दे दिया एंड टेस्ट को आप क्या करते हो कि कितने मार्क्स स्कोर हुए, कितना रॉन्ग हुआ, फिर आप क्या करते हो उसको फिर से इवैल्यूएशन करते कि कहाँ पर मेरा मिस्टेक हो रहा है, मेरा कंसेप्ट कहाँ क्लियर नहीं है। सेम वे गवर्नमेंट भी यही करती है, गवर्नमेंट अपना जो कुछ भी आउटपुट दिया है वो चेक करती है। ओके, वो चेक करके देखती है कि वो बराबर से काम कर रहा है या नहीं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर एग्जैक्टली आपकी बुक में कैसे दिया है पता है, पहले वो देते हैं रेवेन्यू रिलेटेड एंड देन वो देते हैं कैपिटल रिलेटेड, पर मैंने ना थोड़ा अलग कर दिया। मैंने पहले ले लिया रिसीट एंड देन मैंने ले लिया है एक्सपेंडिचर, तो कंफ्यूज ना हो जाइए, इससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा हमें। नाउ फर्स्ट थिंग, रिसीट मतलब क्या, तो रिसीट मतलब ध्यान रखिए, रिसीट मतलब पैसे आना। ओके, सो मनी अंदर आ रहा है, ठीक। रेवेन्यू एंड कैपिटल, तो आप कैसे बोलोगे, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, कैसे बोलोगे, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट, दैट्स इट। पैसे दोनों भी जगह पर आ रहे हैं, रेवेन्यू में भी पैसे आ रहे हैं, कैपिटल में भी पैसे आ रहे हैं। ऑलराइट, नाउ बट रेवेन्यू में क्या है, रेवेन्यू में जो पैसे आते हैं वो आते हैं थ्रू टैक्स रेवेन्यू रिसीट एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट। थ्रू टैक्स आते हैं एंड नॉन टैक्स आते हैं। नाउ टैक्स रेवेन्यू रिसीट जो है, ऑल मनी कलेक्टेड, सारा मनी जो कलेक्टेड है थ्रू टैक्स। टैक्स क्या होता है, एक तो अपना होता है डायरेक्ट टैक्स,
जो इंडिविजुअल लेवल पर बिजनेसमैन को या ऐसे कॉर्पोरेट वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स ऐसे टाइप के होते हैं, ओके, वो इनकम बेस्ड होते हैं। किसी का इनकम ज्यादा होगा तो उस पर लगा दिया जाता है डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स मतलब एक लार्जर बेस पर लगाया जाने वाला। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई भी चीज खरीदी उस पर टैक्स लागू होता है या नहीं? यस, होता है। नाउ जब वो चीज बनती है फैक्ट्री में बनती है तो उस पर जो प्रोड्यूसर कॉस्ट लगाता है उसको बोला जाता है फैक्टर कॉस्ट। ये मैंने किस में बोला था? जीडीपी के लेक्चर में बोला था। बट जब वो मार्केट में आती है तब उस पर लगाया जाता है इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी। ओके, जीएसटी। तो ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स और इसमें से सरकार को कमाई मिलती है। तो टैक्स रेवेन्यू जो है वो किस में आता है? रेवेन्यू रिसीट। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है। नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट, इसका मतलब क्या है? टैक्स के अलावा जिसमें से पैसे आ रहे हैं। इसके पार्ट को आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन वैसे के वैसा पूछा जा सकता है कि ये जो है वो किस में पकड़ा जाता है, टैक्स में, नॉन टैक्स में, रेवेन्यू में या कैपिटल में। नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट में मनी इज अर्न थ्रू व्हाट? थ्रू, फर्स्ट यहां पर देखिए, प्रॉफिट, डिविडेंड, इंटरेस्ट कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल, इसके बारे में बताती हूं मैं। देन फिस्कल सर्विस, जनरल सर्विस, फीस, पेनल्टीज, फाइन्स, ग्रांट्स। क्या है एग्जैक्टली बताती हूं। नाउ अगर समझो आपने कंपनी में कोई पैसा जो है वो पार्क करके रखा है, ठीक है, और ये हो गया आपका डिविडेंड, और वो कंपनी बोले कि इतने पीरियड के बाद आपको इसके ऊपर, ये डिविडेंड के ऊपर प्रॉफिट मिलेगा, इंटरेस्ट नहीं, प्रॉफिट। डायरेक्टली एक पीरियड के बाद आपको वो डिविडेंड भी मिलेगा और प्रॉफिट भी मिलेगा। ओके, तो इंटरेस्ट में क्या होता है कि एक पैसे का अमाउंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक पर्सन है, दिस इज वन पर्सन, दिस इज सेकेंड पर्सन हु इज इन नीड ऑफ मनी। ओके, और ये बंदा जो है ना, ये बैंक में काम कर रहा है, ऐसे सोचिए। ओके, देखिए एनबीएफसीज भी है, नॉन बैंकिंग जो है इंस्टीट्यूशंस रहते हैं ना वो भी है, एंड बैंकिंग इंस्टीट्यूट लोन प्रोवाइड दोनों भी कर सकते हैं। मैं बस एग्जांपल के तौर पर बता रही हूँ क्योंकि मुझे बताना है लोन के बारे में। तो अभी ये पर्सन है ना, यहाँ पर अप्रोच करेगा और बोलेगा मुझे लोन चाहिए, मुझे आपसे पैसे बोरो करने हैं, सो ही इज इन नीड ऑफ लोन। तो ये बंदा बोलेगा हाँ तुम्हें मैं पैसे देता हूँ, कुछ कंडीशंस तुम्हें देने होंगे, देन आपको पैसे प्रोवाइड किए जाएंगे, बट आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एवरी मंथ आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। हम ये जनरल थिंग्स के लिए भी करते हैं। अगर समझो हमें मोबाइल लेना है, कार लेना है, ऑलराइट, ऐसे सारे थिंग्स जो बहुत बड़े रहते हैं, एसी, वॉशिंग मशीन एंड ऑल, जनरल पीपल के लिए, तो ये आप क्या करते हो? लोन लेते हो। हाउस लोन होता है एंड आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, मंथली इंस्टॉलमेंट्स में वो पे करना पड़ता है। नाउ यहाँ पर ये समझने की बात है कि डिविडेंड में वो बाद में चल के आपको प्रॉफिट जो है वो डायरेक्टली मिलता है, वो हर मंथ का प्रॉफिट नहीं बनता। हाँ, नाउ ये हुआ इंटरेस्ट, ये हुआ डिविडेंड। इंटरेस्ट यहाँ पर ये याद रखिए, ये इंटरेस्ट दिया नहीं जा रहा है, ये इंटरेस्ट आ रहा है। तो ये गवर्नमेंट ने लोन दिया है या खुद लिया है? यस, अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि ये गवर्नमेंट ने लोन जो है वो दिया है किसी को और उसके बदले में उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, यू आर राइट। इंटरेस्ट आ रहा है बिकॉज लोन प्रोवाइडेड, इंटरनल हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड करे या किसी और को प्रोवाइड करे, या एक्सटर्नल हो सकता है किसी कंट्री को प्रोवाइड करे।
फिजिकल सर्विसेज मतलब क्या, कि अगर सरकार ने स्टैम्प प्रिंटिंग, ओके मैं यहां पर लिख कर रखती हूं फिजिकल सर्विसेज, यहां पर करेंसी प्रिंटिंग इसमें से सरकार की कमाई होती है, कॉइनेज की प्रिंट करना, कॉइनेज बनाना, देन स्टैम्प प्रिंटिंग, ओके ये सारा आपका बुक में दिया गया है, ठीक है। मेडल मिंटिंग, मेडल बनाना, तो इसमें से सरकार को पैसे जनरेट होते हैं, इसमें से सरकार रेवेन्यू अर्न करती है। देन जनरल सर्विसेज मतलब क्या, अगर समझो रेलवेज में से या रोडवेज में से, हाईवेज में से जो पैसे आ रहे हैं, क्योंकि सरकार ने वो सर्विसेज प्रोवाइड की है, तो वो जो सर्विसेज में से पैसे आ रहे हैं वो जाएगा नॉन टैक्स रेवेन्यू में। फीस अगर कोई इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन आप विजिट करते हो, वहां पर फीस कलेक्ट किया जाएगा, वो कहां पर जाएगा, सरकार के पास। पेनल्टीज, ये तो आपको पता ही होगा, रूल ब्रेक करने पर आपको पेनल्टी भरना पड़ता है, पेनल्टी कहां जाता है, गवर्नमेंट के पास। देन ग्रांट्स देखिए हमें ग्रांट्स नहीं मिलता, सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बोल रही हूं मैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अभी भी ग्रांट ले रही है, तो वो एक काइंड ऑफ वर्ल्ड लीडर की तरह नहीं लग रही है, ओके। अभी फिलहाल इंडिया का पोजीशन कैसा है कि वो वर्ल्ड लीडर बनने के एक लेवल पर है, ओके। यहां पर इंडिया खुद से एक्सटर्नल ग्रांट देती है, वो इंटरनल ग्रांट अगर ले भी लेना तो वो स्टेट गवर्नमेंट को अलाउ करती है कि आप ले सकते हो, पर हम नहीं लेंगे, हम एक्सटर्नल ग्रांट जो है वो प्रोवाइड करेंगे। अफगानिस्तान में ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं कि इंडिया ने एक्सटर्नल ग्रांट दिया है, ओके। नाउ आपने ये नोटिस किया कि इसमें से पैसे आ रहे हैं, आपने ये भी नोटिस किया कि टैक्स एंड नॉन टैक्स क्या है, टैक्स में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स है, और नॉन टैक्स में ये सारे प्रोविजंस है। ये आपको याद रखने हैं, क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फीस इज कैलकुलेटेड इन या काउंटेड एज अ पार्ट ऑफ, तो आपको याद रखना है नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट, ध्यान रहेगा ना। आगे बढ़ते हैं। देन यू हैव कैपिटल। देखिए रेवेन्यू है ना, अगर छोटा पार्ट है ना तो कैपिटल बड़ा पार्ट है, रेवेन्यू छोटा पार्ट है, कैपिटल बड़ा पार्ट है। कैपिटल रिसीट इट इज जनरली क्या है, इट इज मेंट फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। इन्वेस्टमेंट, अभी इन्वेस्टमेंट जो होता है ना वो बड़ा रहता है, बड़ा पार्ट रहता है, ओके। कैपिटल रिसीट मतलब बड़ा सा अमाउंट जो है, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे ही लिख देती हूँ 100 बिलियन, ये अमाउंट आ रहा है इन्वेस्टमेंट के तौर पर, ओके, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल हमें बनाना होगा कोई ब्रिज, ओके, कोई रोड का पार्ट कनेक्ट करने के लिए, कोई हॉस्पिटल बनाना है, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा आ रहा है, तो ये जो है ये कैपिटल रिसीट में आ जाता है, ओके, कैपिटल रिसीट में आ जाता है। देन डेवलपमेंट प्लान के लिए अगर पैसा आ रहा है तो आप बोलोगे मैम पैसे कहां से आ रहे हैं, हो सकता है कि सरकार ने जहां लोन दिया था उनसे रिकवर कर रहे हैं, सरकार ने जहां से लोन दिया था रिकवर, वो स्टेट को दिया था या वो अन्य किसी कंट्री को दिया था, उनसे वो अमाउंट रिकवर कर रहे हैं। बोरोइंग, सरकार बोरो भी बहुत करती है। फॉर एग्जाम्पल एक बैंक है जिसका नाम है वर्ल्ड बैंक, ओके, वर्ल्ड बैंक से सरकार क्या करेगी, बोरो करेगी। एक छोटा अमाउंट नहीं, एक बड़ा अमाउंट जो है, लोन का अमाउंट जो है ना, वो बोरो करेगी। किसमें पकड़ा जाएगा, कैपिटल रिसीट में। किसमें, कैपिटल रिसीट में। लोन का अमाउंट जो रहता है वो कैपिटल है, बट लोन पर जो इंटरेस्ट बनता है, इंटरेस्ट वो किस में आएगा, रेवेन्यू। मैं जो बोल रही हूँ ना ठीक से ध्यान में रखना, लोन का अमाउंट है कैपिटल एंड लोन का इंटरेस्ट रेवेन्यू।
बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट, अभी ये इंटरनली भी बोरो कर सकती है, एक्सटर्नली भी। फॉर एग्जाम्पल इंटरनली मतलब क्या, आरबीआई से ले लिया, मार्केट बोरोइंग कर लिया, तो ये जो होता है वो इंटरनल होता है, इंटरनल होता है। एक्सटर्नल मतलब क्या, वर्ल्ड बैंक से ले लिया या किसी और कंट्री के साथ जो है वो डील कर लिया और ले लिया, ये होता है एक्सटर्नल बोरोइंग, एक्सटर्नल बोरोइंग। नाउ यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल अक्रूवल्स इजी है। सरकार कोई स्कीम निकालेगी और बोलेगी 10 साल के बाद है ना हम इतना इतना आपको पे करेंगे। ओके, मतलब आपको पैसा जो है उनको सरकार को देना होगा, बदले में एक स्कीम का आपको पेपर मिलेगा। ओके, इसमें गवर्नमेंट आपको पे करेगी, पे थ्रू व्हाट, इंटरेस्ट। तो आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा, प्रॉफिट नहीं, इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो ये होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल अक्रूवल्स। सरकार कोई भी स्कीम जब निकालती है, आप ध्यान दीजिए कि वो 10 साल, 15 साल, 20 साल ऐसे रहता है, इसे बोला जाता है लॉन्ग टर्म अक्रूवल। ओके, तो यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट बॉन्ड्स रहते हैं, प्रोविडेंट फंड रहते हैं, ऐसे अन्य सारी स्कीम जो है इस पर ध्यान दीजिए। सरकार क्या करती है, वो लागू करके जो पब्लिक है वहां से पैसे जो है वो उठाती है, पर उनको क्या करना पड़ता है, वो पैसे जो है वो रिटर्न भी करने पड़ते हैं, इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। ओके, अब ये देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, रिसीट कौन से टाइप के रहते हैं, रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल, रेवेन्यू मतलब टैक्स एंड नॉन टैक्स, कैपिटल वाला तो एक ही है, इसका कोई फर्दर डिवीजन नहीं है। ओके, तो आपको यहां से भी पैसा आ रहा है और यहां से भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंडिचर के भी दो टाइप है, रेवेन्यू एंड कैपिटल। रेवेन्यू एंड कैपिटल, फिर से एक बार, रेवेन्यू छोटा पार्ट, कंपैरेटिवली छोटा पार्ट, कैपिटल बड़ा पार्ट। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, रिसीट मतलब पैसे अंदर आए, एक्सपेंडिचर मतलब पैसे बाहर जा रहे हैं, कहां से बाहर जा रहे हैं, गवर्नमेंट के पास से। तो यहां पर रोल ऑफ गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, कि वो खर्चा कैसे कर रही है। देखिए कीनीज जो है, मैंने फर्स्ट ही लेक्चर में बोला था कि जीडीपी का जो है उस लेक्चर में मैंने बोला था, एक जॉन कीनीस करके है, उन्होंने बताया था उनके एक थियोरी में कि सरकार जो है ना, सरकार उनका एक्सपेंडिचर अगर होगा तो वो कैपिटल में ज्यादा होना चाहिए एंड रेवेन्यू में इट शुड बी लेस और जीरो। कैपिटल में ज्यादा, रेवेन्यू में लेस और जीरो। अभी इसका मतलब क्या है देखते हैं, क्यों ऐसे बोला इन्होंने। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर कंपल्सिव काइंड, मतलब आपको करना ही होता है वो। आप अगर नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो जो लोग हैं आपके अंडर में वो बाद में चल के आपके अगेंस्ट हो जा सकते हैं। तो ये काइंड ऑफ कंपल्सिव काइंड है। ओके, इंटरेस्ट पेमेंट, मैंने क्या बोला कि अगर सरकार ने कोई स्कीम निकाली है तो उसको सामने वाले को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, इंटरेस्ट पेमेंट। सरकार लोन लेती है क्या खुद? हाँ, सरकार बोरो कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट से भी कर सकती है, बाहर से भी कर सकती है, आरबीआई से भी कर सकती है। तो ये जो है वो बोरोइंग हुआ, क्या हुआ, बोरोइंग। तो इंटरेस्ट उनको पे करना पड़ता है, इंटरनल या एक्सटर्नल, ऐसे लोन्स पर इनको क्या करना पड़ता है, इंटरेस्ट। नाउ सैलरीज मतलब क्या, मैंने क्या बोला कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन मानती है तो उसमें वर्क करने के लिए जो रहते हैं उनको गवर्नमेंट एम्प्लॉयज बोला जाता है। उनकी सैलरी कौन पे करता है? सरकार। ओके, पेंशन ये भी पे करने के लिए सरकार प्रोविडेंट फंड में प्रोवाइड करते हैं। सब्सिडीज तो आपको पता है ना कि बहुत सारा जो चीजें हैं वो डिस्काउंटेड इसमें रहते हैं, सब्सिडीज। डिफेंस एक्सपेंडिचर, नाउ ये देखिए यहाँ पर भी मैंने दिया है डिफेंस एक्सपेंडिचर
और यहाँ पर भी। यहाँ पर सैलरी जो है ना वो कंसीडर किया जाता है, सैलरी ऑफ व्हाट, आर्मी, नेवी, ओके। देन और क्या इसमें कंसीडर किया जाता है, अगर मेंटेनेंस रिलेटेड कुछ होगा तो वो डिफेंस एक्सपेंडिचर में कंसीडर किया जाएगा। इन व्हाट, इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू। यहाँ पर वो वाला नहीं है, यहाँ पर आप वेपन खरीद रहे हो, बड़ा सा कोई मिसाइल सिस्टम खरीद रहे हो, ओके मतलब एक काइंड ऑफ कैपिटल एसेट आप जो है ना उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हो, तब वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कुछ होगा, या आप कोई डिफेंस सिस्टम जो है वो बिल्ड कर रहे हो, खरीद रहे हो, डिफेंस एक्सपेंडिचर, ठीक है। नाउ डिफेंस एक्सपेंडिचर दिया है मैंने यहाँ पर। पोस्टल डेफिसिट, पोस्टल, अभी पोस्टल ऑफिसेस बहुत सारे हैं, उसको वर्क करने के लिए उसका डेफिसिट आगे चल के आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली ये टर्म क्या है। उसके लिए पैसा खर्च करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में जो लगता है उसके लिए, ओके। एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विस, सोशल सर्विस जो गवर्नमेंट करती है उसके लिए खर्चा जो आता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। देन ग्रांट्स गिवन, इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है वो बहुत ज्यादा नहीं हो जाता। देखिए सैलरी और ये सब कुछ आ रही है इंडिविजुअल लेवल पर, ये अच्छा है, ओके, इंडिविजुअल ग्रोथ दिखाता है, बट सबसे ज्यादा अच्छा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर अभी आप जाओगे डेवलप्ड नेशन में, इंडिया डेवलपिंग नेशन है और यहाँ पर भी बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज है, बट बहुत सारे लोग जो है वो क्या कहते हैं, मैं दुबई जाऊंगा काम करने के लिए, मैं कनाडा जाऊंगा, यूएसए जाऊंगा, ऐसे क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि वहां पर आपको क्या देखने को मिलता है, वहां पर कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है, ओके। आपको ऐसा लगता है वो जो है वो डेवलप्ड में ज्यादा पकड़ा जाता है, ठीक है। तो वहां के नाम नहीं रख रही हो, हमारा गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा कर रहा है और भी करना चाहिए, प्रोग्रेसिव होता ही रहना चाहिए। बट अगर गवर्नमेंट का खर्चा कैपिटल में ज्यादा होगा ना तो डेवलपमेंट और बेटर हो जाएगी। हमारे जो वर्ल्ड लीडर्स है उसमें नरेंद्र मोदी जी या आगे चल के जो कोई प्रधानमंत्री है ना वो एग्जाम्पल सेट करेंगे फिर कि हाँ कैपिटल खर्चा होने से इकोनॉमी कैसे ग्रो कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल चाइना और हमारा जो है ऑलमोस्ट हमने साथ ही स्टार्ट किया था, बट वो आगे कैसे बढ़ गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर पर वो बहुत ज्यादा ध्यान देता है, वो बहुत ज्यादा इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, इस चीज पर। तो हमें भी ध्यान देना चाहिए, हमें एग्जांपल्स इनमें से लेना चाहिए, रेवेन्यू पर ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए। ऐसे किसने बोला था? जॉन कीनीस, ओके। नाउ कैपिटल एक्सपेंडिचर में एग्जैक्टली आता क्या है, देखिए, जो लोन्स डिसबर्सल एक होता है एंड लोन रीपेमेंट, डिसबर्सल एंड रीपेमेंट, ओके। रीपेमेंट मतलब क्या कि कहीं से तो भी लोन लिया है, ओके, कहीं से तो भी लोन लिया है एंड यू आर पेइंग दैट पर्सन या पेइंग दैट इंस्टीट्यूशन बैक, ओके, टू पे द इंस्टीट्यूशन। फॉर एग्जाम्पल हमने वर्ल्ड बैंक से लिया है, उनको फिर से एक बार पे बैक, ऑलराइट। डिसबर्सल में आप खुद लोन प्रोवाइड करते हो। फॉर एग्जाम्पल आप स्टेट गवर्नमेंट इज इन नीड ऑफ लोन, आप उनको लोन दे रहे हो, सेम वे अगर कोई कंट्री इज इन नीड ऑफ लोन, आप उनको लोन प्रोवाइड कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज डिसबर्सल। आपको ध्यान ये देना है कि आप जब लोन प्रोवाइड करते हो ना तब कंडीशंस होना चाहिए कि वो कंट्री जो है या वो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बार बार डिफॉल्ट ना करता हो, लोन का रेगुलर पे करता हो, ओके। क्या एग्जैक्टली लोन का रीजन है, ये सारा जो है ना वो कंडीशंस देखना पड़ता है। देन यू हैव टू डिस्पर्स द अमाउंट। दिस इज नाउ लोन डिस्पर्सल एंड लोन रीपेमेंट। देन यू हैव प्लान एक्सपेंडिचर, ये तो आपको पता है, मैंने स्टार्ट में ही बताया। इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ बनाना होगा, कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ बनाना होगा, बिल्डिंग, डैम्स, ब्रिजेस, रोड्स, हाईवेज, वाटरवेज एक्सेट्रा, सारा प्रोजेक्ट जो है प्लान एक्सपेंडिचर में आता है। डिफेंस एक्सपेंडिचर ये भी हो गया है,
वेपन सिस्टम, मिसाइल सिस्टम, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड्स जो रहते हैं डिफेंस को और मजबूत करने के लिए जो किया जाता है। जनरल सर्विसेज, रेलवे अच्छा बनाना है, नए नए रेलवे के सिस्टम लागू करने हैं, हाईवेज में और ज्यादा इम्प्रोवाइजेशन, ओके, टेक्नोलॉजी का यूज। क्या है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड अदर लायबिलिटीज रीपेमेंट। अगर और कुछ आपने पेमेंट लिया है किसी का और वो देना बाकी है, अदर लायबिलिटीज, वो सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में चला जाता है। ठीक है, एक्सपेंडिचर भी खर्चा हुआ, खर्चा। ठीक है, और एक मैं कंसेप्ट ले लेती हूं यहां पर, ध्यान दीजिए। देखिए यहां पर मैंने बोला है डेफिसिट, दूसरा बोला है सरप्लस। डेफिसिट मतलब लॉस, सरप्लस मतलब एक्सेस, लॉस ऑफ मनी, एक्सेस ऑफ मनी। ठीक है, अभी मैंने यहां पर क्यों ऐसे लिया है, आगे चल के वो कंसेप्ट फिर से एक बार हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बोलती हूं रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट मतलब खर्चा ज्यादा हो रहा है, रेवेन्यू का खर्चा ज्यादा हो रहा है, एक्सपेंडिचर, एंड रेवेन्यू में से पैसा कम जनरेट हो रहा है। ओके, फिर से एक बार, रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू खर्चा ज्यादा, एक्सपेंडिचर ज्यादा, एंड डेफिसिट, नॉट डेफिसिट, सॉरी, रेवेन्यू रिसीट, पैसे कम आ रहे हैं। ठीक, यहां पर जो कीनीस है ना, कीनीस ने क्या बोला था, फर्स्ट थिंग कि आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम करना है, कम करना है। ओके, और रेवेन्यू डेफिसिट को भी चेक करना है, और उन्होंने बोला कि रेवेन्यू रिसीट को बढ़ाना है। रेवेन्यू मतलब पैसा जो आ रहा है ना थ्रू टैक्स, नॉन टैक्स, उसे इंक्रीज कीजिए। ओके, उसे सरप्लस में लाइए, उसे सरप्लस में लाइए, एंड देन यू कैन मेक श्योर दैट यू डू व्हाट, यू स्ट्रेस ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये बोला था। क्या सरकारें अप्लाई करती है? तो देखिए सरकार ने इंडिया में भी और अदर इकोनॉमीज में भी आपको डेवलपिंग नेशंस में देखने को मिलता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर पर इतना ज्यादा नहीं जाता जितना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में खर्चा होता है, उल्टा हो गया। ओके, तो ये एक्चुअल में कीनीज ने बोला था। अभी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, मैंने बोला ना, मैंने कंसेप्ट आगे भी दिया है। तो सरप्लस मतलब क्या, एक्सेस मनी है, डेफिसिट मतलब क्या, लॉस। ओके, तो एक्सेस और ये हो गया कम। ओके, तो अगर मैं बोलूं सरप्लस बजट मतलब पैसे ज्यादा आ गए, रिसीट ज्यादा और खर्चा कम। ठीक, बट अगर मैंने बोला डेफिसिट बजट, डेफिसिट बजट तो एक्सपेंडिचर ज्यादा एंड रिसीट कम। ठीक, अभी इसमें देखिए फिस्कल सरप्लस, रेवेन्यू सरप्लस, ऐसे टर्म्स यूज किए जाते हैं। अगर पैसे जो है ज्यादा आ गए हैं तो वो हो जाता है फिस्कल सरप्लस में। अगर रेवेन्यू ज्यादा आया है टैक्स एंड नॉन टैक्स थ्रू, रेवेन्यू सरप्लस। डेफिसिट में एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रिसीट कम है, इसको फिस्कल डेफिसिट एंड रेवेन्यू। कैपिटल डेफिसिट ऐसा कोई टर्म नहीं रहता। ओके, मॉनेटाइज डेफिसिट मतलब क्या, अभी देखिए फॉर एग्जाम्पल आप है, ये एक पर्सन है, ये सैलरी अर्न करता है 10,000। ओके, पर इसने खर्चा किया, अभी इसने खर्चा कितना किया है 20,000। तो मैं यहां पर लिखती हूं सैलरी एंड ये उसका खर्चा हुआ, एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये सैलरी क्या हुई उसकी, रिसीट, बराबर। इसने भी गवर्नमेंट जैसे ही किया, खर्चा ज्यादा कर लिया। अभी इसका हुआ 20,000 माइनस 10,000, दैट इज डेफिसिट इसका 10,000 है।
अभी ये डेफिसिट भरने की काम जो है, ओके, ये कैसा करता है, डिपेंड करता है। सेम वे सरकार को भी डेफिसिट को है भरना पड़ता है। अगर किसी से पैसा उन्होंने लिया, एंड जनरली गवर्नमेंट क्या होती है, डेफिसिट बजट ही रखती है, सरप्लस बजट नहीं रखती। देखिए सिंपल है, अगर गवर्नमेंट ने ऐसे दिखाया कि सरप्लस बजट है, तो उसे क्वेश्चन किया जाएगा कि आपकी तो डेवलपिंग नेशन है, तो आपको उसे क्या करना चाहिए, खर्चा करना चाहिए फॉर डेवलपमेंट ऑफ योर पीपल, ऑफ द नेशन। बट डेफिसिट बजट थ्रू पता चलता है कि सरकार खर्चा कर रही है, और आप बोलोगे मैडम करने की क्या जरूरत है, डेफिसिट क्यों, बैलेंस क्यों नहीं रख रहे हैं, बैलेंस बजट क्यों नहीं अप्लाई करते? सिंपल रीजन है, अगर सरकार है ना एक्सपेंडिचर ज्यादा करती है ना, मतलब वो ध्यान में रखकर चल रही है कि आगे चल के इसमें से हमें पैसा उठाने का मौका मिल जाएगा, या इसमें से हम पैसा ले सकते हैं एंड डेफिसिट को भर सकते हैं, तो फर्स्ट थिंग वो क्या कर सकती है, वो जनरली है ना पहले आरबीआई से पैसा लेती थी, फिर बाद में एक एक्ट आया, और एक्ट थ्रू ऐसे बोला गया कि अगर आप आरबीआई से लेते हो देयर शुड बी अ मेथड, ओके। तो देखिए अगर आरबीआई पैसा देती है भरने के लिए, उसे बोला जाता है मोनेटाइज्ड डेफिसिट, द पार्ट ऑफ द फिस्कल डेफिसिट which was provided by whom? By RBI. फिर से एक बार, by whom? By RBI. RBI प्रोवाइड करती है monetized deficit. वे क्या है? It is by ways and means advances. क्या होता है ये? शॉर्ट टर्म के लिए RBI जो है वो लोन प्रोवाइड करती है, एंड गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल, गवर्नमेंट को ये भरना पड़ता है लोन, प्लस इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। तो गवर्नमेंट को सोच समझ के स्टेप्स लेना चाहिए कि आप कैसे खर्चा कर रहे हो, फिस्कल डेफिसिट का जो है वो भी ध्यान में रखना चाहिए, ओके। आगे देखते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब क्या, मैंने क्या बोला अभी कि अगर ऐसे लॉस हो रहा है तो जो पार्ट है लॉस वाला वो भरना होगा, उसे बोला जाता है डेफिसिट फाइनेंसिंग, ओके। मतलब अगर मैं किसी से लोन पर कुछ ले रही हूँ और उसको फिर से एक बार दे रही हूँ पैसा, तो मैं क्या कर रही हूँ, आई एम डूइंग दिस प्रोसेस, अप्लाइंग दिस प्रोसेस, डेफिसिट फाइनेंसिंग, एक्ट और प्रोसेस ऑफ फाइनेंसिंग और सपोर्टिंग अ डेफिसिट बजट ऑफ एन गवर्नमेंट इज डेफिसिट फाइनेंसिंग। मीन्स ऑफ व्हाट, डेफिसिट फाइनेंसिंग, एक्सटर्नल एड, हेल्प, ओके, हेल्प अगर किसी का मिल जाए, फॉर एग्जाम्पल IMF से मिल जाए, ओके, तो उसे बोला जाता है एक्सटर्नल एड। IMF से हमने हेल्प लिया था, कब, 1991 में इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था, तब आपने हेल्प लिया था, ओके, तो आप एक्सटर्नल हेल्प ले सकते हैं। सेकेंड, एक्सटर्नल बोरोइंग ले सकते हैं, वर्ल्ड बैंक से या इतर कोई बैंक से जो है आप ले सकते हो, आप गवर्नमेंट से, कोई गवर्नमेंट आपका फ्रेंड है वहां से ले सकते हो, या आप वर्ल्ड बैंक से ले सकते हो, या आप जिसमें ज्वाइंट हो वो इंस्टीट्यूशन से आप लोन ले सकते हो। एक्सटर्नल बोरोइंग, सरकार इसके लिए जा सकती है या इसके लिए जा सकती है, अगर वहां से नहीं मिलेगा तो इंटरनल बोरोइंग, जिसे सरकार कम यूज करती है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर एक कंसेप्ट है, क्राउडिंग आउट। मतलब क्या, अगर समझो हम पीपल है, हमें लोन चाहिए, हम कहाँ जाएंगे, बैंक के पास जाएंगे। अगर सरकार भी उसी बैंक में जा रहे हैं और सरकार का लोन बड़ा अमाउंट रहता है, तो क्या हो जाएगा, इशू ये हो जाएगा कि हम लोग कहाँ जाए। फिर बिजनेसमैन भी यही सोचेंगे कि कैसे करें, ठीक है, लोन अगर सरकार ही ले रही है तो हम कहाँ पर जाएंगे। तो इसे बोला जाता है क्राउडिंग आउट। कोशिश करते हैं गवर्नमेंट कि बाहर से बोरो करे, ना कि अंदर से, वो लोगों के लिए ही रहने दे। करेगी ना तो वो भी शॉर्ट टर्म के लिए रहता है, ओके। लंबे टर्म के लिए वो रेस कर सकती है, कोई बॉन्ड निकाल कर, ठीक है, जिसमें जो पब्लिक है ना वो इंटरेस्ट ले। प्रिंटिंग करेंसी, ये लास्ट ऑप्शन रहता है, ये जो है वो जनरली नहीं किया जाता।
ये करने पर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ता है। करेंसी प्रिंट करने पर उनको दिखाना पड़ता है कि आप खर्चा कितना कर रहे हो। बहुत ज्यादा करेंसी अगर प्रिंट करोगे तो वो पैसा जो है ना आपको खर्चा करना ही पड़ेगा, खर्चा करना ही पड़ेगा। सरकार खुद के पास इसे रख नहीं सकती। और जब आप खर्चा करते हो, आप पैसे देते हो, ठीक है, वो स्कीम निकाल के दो या डेफिसिट फाइनेंसिंग करो, जिसका लोन है उसे प्रोवाइड करो, वो आगे जाके उसको स्पेंड करेगा। ओके, नाउ ये जो खर्चा किया है ना आपने, वो लोगों के हाथ में पैसे दे दिए, लोगों के हाथ में पैसे आ गए। जब भी लोगों के हाथ में पैसे आते हैं, लोग डिमांड को बढ़ा देते हैं। डिमांड ऑफ दैट प्रोडक्ट, एनी प्रोडक्ट जो है वो बढ़ जाएगा। और अगर डिमांड बढ़ गया, फॉर एग्जाम्पल फ्यूल का डिमांड जो है वो बढ़ गया, तो क्या हो जाएगा, तो सप्लाई कंस्ट्रेंट भी वैसे ही आगे इंक्रीज होने वाला है, क्योंकि फ्यूल जो है वो हर जगह पर अवेलेबल नहीं होता, महंगा होता है वो। ओके, रिन्यूएबल नहीं है वो। तो ऐसे सारे कंस्ट्रेंट्स है ना, उसकी वजह से इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, इसलिए प्रिंटिंग करेंसी जो है वो अच्छा एक सॉल्यूशन नहीं है। ये लास्ट ऑप्शन रहता है। फिस्कल पॉलिसी, देखिए यहाँ पर, बिकॉज सरकार को 1991 में, पहले है ना प्रायर टू 1970 डेफिसिट फाइनेंसिंग ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं था। 1970s के बाद है ना सरकार एक तो बहुत नेशनलाइजेशन करने लगी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस का, उसके वजह से उनको पेमेंट करना पड़ा गवर्नमेंट का। बट आगे चल के आपको क्या देखने को मिलता है कि वो बहुत ज्यादा लोन ले लेती है। ओके, लोन ले लेती है, पे कर रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कर रही है, पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ज्यादा जा रहा है। करप्शन एट द सेम लेवल बढ़ रहा था उस वक्त। 1991 में क्या हुआ, फाइनली इकोनॉमिक क्राइसिस। कोशिश कर रहे थे वो फिस्कल कंसोलिडेशन करने की, बट वैसे नहीं हुआ। ओके, तो 2000 साल आते आते सरकार ने एक एक्ट लागू किया। ओके, पार्लियामेंट में एक बिल पास किया और एक्ट जो है वो लागू किया गया। नाउ यहाँ पर फिस्कल पॉलिसी मतलब क्या है, उसमें से ही ये आया है, द पॉलिसी विच हैंडल्स दिस पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड डायरेक्ट एंड स्टिमुलेट। क्या करना है, इकोनॉमिक एक्टिविटी पर ध्यान देना है। क्या अगर समझो जो हमारी इकोनॉमी है वो स्लोली ग्रो कर रही है, तो उसको फास्ट कैसे पुश करें। ओके, सेम वे आपको ध्यान देना है एक्सपेंडिचर कब करना है, टैक्स कब प्रोवाइड करना है, या टैक्स जो है वो बढ़ाना कब है, एक्सपेंडिचर जो है वो घटाना कब है, ये आपको ध्यान देना चाहिए। ओके, इन्फ्लेशन ज्यादा होगा, आप और भी पैसा देते जा रहे हो लोगों के पास, तो क्या हो जाएगा, महंगाई और बढ़ जाएगी। और अगर रिसेशन होगा, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो आपको एक स्कीम लानी होगी या उनको प्रोवाइड करना होगा एवेन्यू, ताकि लोगों के पास पैसा आए। ओके, और सरकार वैसे ही करती है। जेएम कीनीज जो है, इन्होंने क्या लिंक किया कि फिस्कल पॉलिसी जो प्रॉपर पॉलिसी बनाता है उसका इकोनॉमिक परफॉर्मेंस भी प्रॉपर होता है। और इसलिए हमारी जो सरकार है वो हमेशा अच्छा बजट प्रेजेंट करती है कि कैसे कैसे क्या क्या खर्चा करने वाले, एंड डेफिनेटली यू नीड टू वॉच दैट। तो इस बार जब बजट आएगा तो देखिए जरूर। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, जैसे कि मैंने बोला ना, पार्लियामेंट ने बिल पास किया था 2000 में ये बिल पास किया था बिकॉज द फेलियर ऑफ फिस्कल कंसोलिडेशन। 1991 में वो कोशिश कर रही थी कि फिस्कली कैसे भी करके ये सरकार जो है, ओके, उस वक्त की सरकार जो है ना वो इकोनॉमी को राइज करा पाए, मतलब उठा पाए। ओके, बट वैसे नहीं हुआ। तो आगे चल के आपको क्या देखने को मिलता है, FRBM एक्ट, फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट जो है वो 2000 में वो पास किया गया, बट लागू किया गया इन 2003। उसकी हाइलाइट्स देखिए यहाँ पर, गवर्नमेंट नीड्स टू टेक मेजर्स टू रिड्यूस फिस्कल एंड रेवेन्यू डेफिसिट। फिस्कल और रेवेन्यू डेफिसिट जो हमेशा 8%, 9%, उसको रिड्यूस करके 3% को लाओ, 3% को लाओ। कोविड के वक्त ये सिचुएशन जो है वो फिर से एक बार बढ़ गई थी, डेफिसिट ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज का बढ़ गया था। ओके, सेम वे इंडिया को भी फेस करना पड़ा था, बट स्टिल गवर्नमेंट इससे भी अभी मेजर्स ले रही है। एंड अदर थिंग, एनुअल टारगेट्स रखिए कि कितना आप फिस्कल डेफिसिट, ज्यादा मत कीजिए, ऐसे कीजिए कि हम उसे फिनेंस कर सके। ओके, तो एनुअल टारगेट रखिए, रेड्यूस कीजिए ये डेफिसिट, फिस्कल एंड रेवेन्यू डेफिसिट, इसका एक्सीड नहीं होना चाहिए। ओके,
ओनली, बट अगर एक्सीड भी हुआ ना तो ओनली ऑन एक्सेप्शनल ग्राउंड। कोविड एक्सेप्शनल ग्राउंड था, ओके। नेशनल इमरजेंसी होती है तब भी वो क्या हो जाता है, एक्सेप्शनल ग्राउंड हो जाता है। तो ऐसे एक्सेप्शनल ग्राउंड पर एफडी एंड आरडी जो है, फिस्कल डेफिसिट एंड रेवेन्यू डेफिसिट, ये बढ़ सकता है, ओके। बट आगे जाके गवर्नमेंट को वो भी कंट्रोल करना है। गवर्नमेंट पहले बहुत बोरो करती थी फ्रॉम आरबीआई, अभी वैसे नहीं कर सकती। कैन बोरो फ्रॉम आरबीआई, कौन सा मेथड है, वेज एंड मीन्स एडवांसेस। जैसे कि मैंने क्या बोला कि ये वेज एंड मीन्स एडवांसेस जो है ना, वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। हम आएंगे इस कंसेप्ट पर भी आएंगे। शॉर्ट टर्म के लिए गवर्नमेंट जो है वो लोन बोरो कर सकती है, उनको फिर इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है आरबीआई। ये कौन कर सकता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकता है। लॉन्ग टर्म फंड, लॉन्ग टर्म फंड है ना, आप रेस कर सकते हो। कैसे, मार्केट से, मार्केट से। तो सरकार अकाउंटेबल हो जाती है, उनको ये फंड जो है ये लिया है आपने तो उसको पे करना ही है। अगर ऐसे नहीं किया तो क्या होगा, गवर्नमेंट का नाम खराब होगा, गवर्नमेंट का नाम। और आप सोचे होंगे नाम खराब होने से क्या होता है, इंटरनेशनली सब वॉच कर रहे हैं, ओके। तो इससे ना सरकार की इमेज बुरी हो जाएगी, ओके। इवन ऐसे है ना क्या कहते हैं, इंडेक्सेस निकाले जाते हैं, ओके, और गवर्नमेंट को मार्क्स दिया जाता है। तो उस मार्क्स में, उस इंडेक्स में ना सरकार पुअर परफॉर्म कर रही है, ये ऐसे आ जाएगा। ऑलराइट, कंसेप्ट क्लियर है। तो आपको लॉन्ग टर्म फंड रेज करने हैं फ्रॉम मार्केट, फ्रॉम मार्केट। तो आप इंस्ट्रूमेंट्स निकाल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ओके, बॉन्ड्स, ऐसे निकाल सकते हैं। 3 स्टेटमेंट्स आपको देना ही है, ओके। 3 स्टेटमेंट्स आपको प्रोवाइड करने ही है। फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट, FPSS, ओके, फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट, ये आपको प्रोवाइड करना है। मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, किससे रिलेटेड है ये, फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड। क्या क्या बोला गया है, टेक मेजर टू रिड्यूस एफडी आरडी, इट कैन एक्सीड बट ऑन एक्सेप्शनल ग्राउंड, एनुअल टारगेट फिक्स करें, 3% का बोला गया था, ओके। इसे 0.5% आप बढ़ा सकते हैं अगर एक्सेप्शनल ग्राउंड होगा तो। लॉन्ग टर्म फंड्स जो है आप रेज कर सकते हो, आरबीआई से आप ले सकते हो वेज एंड मीन्स एडवांसेस में, पर ये शॉर्ट टर्म के लिए होगा, शॉर्ट टर्म के लिए। क्वार्टरली रिव्यू करें अपना जो पॉलिसीज है वो एनैक्टमेंट किस प्रोसेस पर है, ये प्लीज आप क्वार्टरली रिव्यू करें। ये जो है ये दिया गया है और ये चेक किया जाता है, ओके। कैग रिपोर्ट, कैग है पॉलिटी में एक टर्म है कैग, ओके, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ये चेक किया जाता है बाय कैग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है बुक में मेंशन किया गया है, और भी है बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जीरो बेस बजटिंग, सिंपल है। देखिए क्या अगर समझो आप बजट प्रोवाइड कर रहे हो ना, तो किस पर खर्चा कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ओके, उसका आउटकम क्या है, ये सारा देखकर आपको पहले बजट जो है वो डिसाइड करना है। देखिए आप, एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज टू एजेंसी एंड पीरियोडिकल रिव्यू ऑफ दिस एंड रीअसेसमेंट ऑफ द प्रोग्राम, इजी है, ओके। वो बजट है ना, वो जो बजट आप निकाल रहे हो ना, कोई प्रोग्राम आप स्टार्ट कर रहे हो, ओके, तो उसको रिव्यू कीजिए, रीअसेस कीजिए, उसकी जरूरत है या नहीं। फ्रॉम टॉप टू बॉटम आपको देखना होगा, इसे बोला जाता है जीरो बेस। जीरो बेस, अगर कोई प्रोग्राम है वो चलता ही जा रहा है, वो चलता ही जा रहा है, उसका कुछ यूज नहीं हो रहा है, क्या हुआ फिर बजट का, यूजलेस है। तो ऐसे करके जीरो बेस बजटिंग, टॉप टू बॉटम ऑब्जर्व करें कि उसका कोई रिव्यू, रीअसेसमेंट जरूरी है, वो प्रोग्राम चालू रखना जरूरी है या नहीं। ट्रेजरी कंप्यूटराइजेशन, ये सारे स्टेट गवर्नमेंट को भी बोला गया है कि आप क्या करें, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान जो आया है ना, उसके थ्रू आपकी जो ट्रेजरी, आपकी तिजोरी में क्या पैसे है, कितना खर्चा हो रहा है, क्या हो रहा है, इसका ट्रू डेटा जो है उसको कंप्यूटराइज कीजिए। इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, इससे हमें पता चलेगा कि कहाँ एक्सपेंडिचर करना चाहिए और कहाँ रिड्यूस करना चाहिए। इससे जो फंड्स है उसके मिसमैचेस या फंड्स कहीं और जा रहे हैं, करप्शन बढ़ रहा है एंड ऑल, ये सारा चेक किया जाएगा।
अगर आपने उसको कंप्यूटराइज किया गया है तो, ठीक है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ओके। देखिए ये जो है मैंने लिखा है जैम ट्रिनिटी जन धन आधार मोबाइल ट्रिनिटी, मतलब क्या कि आपके अकाउंट जो है वो कनेक्ट, बैंक अकाउंट जो रहता है ना वो कनेक्ट किया जाएगा आपके मोबाइल नंबर से थ्रू व्हाट, थ्रू आधार नंबर। और इससे पता चल जाएगा कि आप बेनिफिशियरी हो या नहीं, मतलब आप वो उस लेवल पर हो या नहीं कि आप गरीबी के लेवल के नीचे हो या गरीबी के लेवल के ऊपर हो। ये चेक करने को हमें इजी हो जाएगा, सरकार को इजी हो जाएगा। एंड जो कुछ भी स्कीम से रिलेटेड होगे मनी, अगर डायरेक्टली आपको भेजना होगा तो आपके बैंक अकाउंट में वो आ जाएंगे, ओके। इससे क्या होगा, इससे पहली बात टाइम वेस्ट नहीं होगा अगर ढूंढते फिरेंगे, ओके। तो टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा, एफर्ट्स लेस रखेंगे, कंप्यूटराइज्ड होगा वो सारा डेटा, ओके। सेकेंड थिंग, जो पब्लिक बेनिफिशियरी जो रियल है, फेक नहीं, रियल आईडीज है ना, उनको ही वो जाएगा। तो ये सारी चीजें, इसमें कुछ इश्यूज डेफिनेटली है। बहुत सारे लोग बोलते हैं आधार जो है वो फेक बनाया भी जा सकता है, बट अगर आपका रियल होगा, बहुत सारे लोग जो है वो रियल आधार जो है वो प्रेजेंट करते हैं, ओके। तो उनको उनका जो हक है, उनका जो राइट है वो मिल जाता है डायरेक्टली थ्रू देयर जन धन बैंक अकाउंट, ओके। तो ये सारे कंसेप्ट जो है वो हमने कर लिए हैं। पब्लिक फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना ना भूले। डेफिनेटली लेट मी नो कि हमने ये जो मैंने किया है ये लेक्चर आपको पसंद आया है या नहीं। थैंक यू।